नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अभी अपन ने है ना जो तत्वों के गुणधर्मों की जो आवर्ती प्रवृत्ति थी, इसमें जो अपन जो गुणधर्म है कुछ ये अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने परमाणु त्रिज्या और आयनन त्रिज्या, ठीक है ना, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन जो तीसरा पॉइंट है ये पढ़ेंगे अपन आयनन एंथैल्पी, जिसको अपन आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा देखते हैं कि आखिर आयनन एंथैल्पी होती क्या है। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी तत्व के गैसीय अवस्था में किसी तत्व की गैसीय अवस्था में परमाणु की बाह्यतम कोश परमाणु के बाह्यतम कोश परमाणु की बाह्यतम कोश परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है ना, किलो जूल प्रति मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो इकाई होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या फिर किलो जूल प्रति मोल होती है। इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण में अपन देखेंगे सोडियम, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक 11 होता है इसका। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इसको जब इसमें से अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो इसको अपन कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी परमाणु हो, ठीक है ना, तो उसमें जब अपन है ना एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो जैसे इसको अपन ऊर्जा देंगे, यहाँ पे इसको जब अपन ऊर्जा देंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, ये Na+ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे G लिखे दे रहे, परमाणु क्रमांक ना लिख के यहाँ पे G लिखे दे रहे, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में हो रहा है। ये जो हो रहा है एक गैसीय अवस्था में हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल, या फिर किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, या किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है, किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है। इसकी जो इकाई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में भी इसको माप सकते हैं, या फिर किलो जूल प्रति मोल में या किलो कैलोरी प्रति मोल में इसको मापते हैं। और इसको IE से दर्शाते हैं, और इसको IE से दर्शाते हैं। IE का मतलब होता है आयनन एनर्जी, ठीक है, या आयनाइजेशन एनर्जी, या आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना, या फिर इसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको प्रथम आयनन एंथैल्पी कहती है, और जब उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, फिर से उसको एनर्जी देती है, और यदि उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहती है, और इसके बाद यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको तृतीय आयनन एंथैल्पी कहती है। IE या इसको इस तरीके से भी दर्शाती है, इसको IE से, या फिर इसको दर्शाते हैं डेल्टा IH से, या फिर इसको डेल्टा IH से भी दर्शाते हैं। तो इसका अपन और उदाहरण देखेंगे। ये जो हो जाएगी, ये प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। ये जो अपन ने निकाली है इसको अपन प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, क्योंकि इससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इसको प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन जब किसी तत्व से या मेटल से, धातु से और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, तो उसको द्वितीय, तृतीय, है ना, आयनन एंथैल्पी कह सकती है। तो इसमें से अपन देखेंगे, जैसे कि M है, M कोई तत्व है ना, गैसीय अवस्था में है, और जैसी जब इसको अपन एनर्जी देते हैं, यानी कि डेल्टा IH देंगे इसको, जैसे अपन इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है ना, जैसे इसको अपन एनर्जी देंगे तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, है ना, 1। तो इसमें से क्या होगा, इसमें बनेगा M+ बनेगा गैसीय अवस्था में, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको अपन प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, इसको अपन प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यह आपकी प्रथम आयनन एंथैल्पी हो जाएगी। इसी प्रकार अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे गैसीय अवस्था में, ठीक है ना, डेल H IH2। तो जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें से, है ना, 2+ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया, एक फिर से निकाला, है ना, गैसीय अवस्था में, इससे फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसको अपन द्वितीय आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, इसको अपन द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहेंगे। इसी प्रकार इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे गैसीय अवस्था में, तो प्लस में HiH3, डेल्टा IH3, तो इसमें से ये बन जाएगा M3+, यहाँ पे गैसीय अवस्था, और प्लस में यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा तृतीय आयनन एंथैल्पी। इसको बोलेंगे अपन तृतीय आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना, तृतीय आयनन एंथैल्पी। ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी और ये तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो इस तरीके से, है ना, इसमें ये जो होती है, इसका जो मान है वो सबसे कम होता है, यानी कि थोड़ी सी ही ऊर्जा अपन दे देंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव बन जाता है ना, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, या इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत, है ना, कठिनाई से निकलते हैं,
ठीक है ना। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो लास्ट वाली है तृतीय है ना, तो तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान है ना सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है ना, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि डेल्टा आई एच वन, ठीक है ना, इसमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद डेल्टा आई एच टू, और इसके बाद डेल्टा आई एच थ्री, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि जब इलेक्ट्रॉन अपन को इसमें से निकालना होता है तो इसमें से हमेशा अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, हमेशा इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इसका जो मान है वो हमेशा धनात्मक आता है, ठीक है ना, इसका जो मान है वो हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा है ना धनात्मक होती है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसका जो मान है, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। इसका जो मान है हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें हमेशा अपन को है ना ऊर्जा देनी पड़ती है, तभी जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आयनन एंथैल्पी, जिसको अपन आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव भी कहते हैं, ये अपन ने कंप्लीट किया। अब इसमें बाद में अपन देखेंगे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। जो आयनन एंथैल्पी है तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। इसमें अपन प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको जानने से पहले अपन है ना थोड़ा जो एल्यूमिनियम है उसमें आयनन ऊर्जा के जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है वो अपन देख लेते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, ठीक है ना, इसकी जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है यानी कि डेल आई एच वन, इसकी जो प्रथम आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो होता है 138 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स 138 होता है। इसके बाद यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके बाद अपन दूसरा देखें, यदि दूसरी की देखें अपन तो इसकी होती है 434। अगर दूसरी की देखें तो होती है 434 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। और इसके बाद तीसरी देखें अपन H3, ठीक है ना, तो इसका जो मान होता है वो होता है 646। इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 646 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन है ना आगे अपन निकालेंगे तो वैसे ही अपन को यहाँ पे एनर्जी का जो मान है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान क्या है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है ना ये मान क्या है हमेशा बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए है ना सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जो सबसे पहला आ जाता है, इसमें पहला आएगा परमाणु आमाप।
या परमाणु का साइज, परमाणु आमाप। इसमें सबसे पहला पॉइंट है परमाणु आमाप, यानी कि परमाणु साइज। यदि परमाणु का साइज क्या है, बड़ा है, यदि परमाणु का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, और जो नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम हो जाएगा, है ना, तो थोड़ी सी ही अपन एनर्जी देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यदि परमाणु का आमाप छोटा है, यदि परमाणु का आमाप कैसा है, छोटा है ना, तो नाभिक के प्रति उसका आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आयनन ऊर्जा है ना, उसके आमाप पर निर्भर करता है कि उसकी परमाणु की जो साइज है वो कैसी है। इसके बाद है नाभिकीय आवेश। अगला पॉइंट है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण ज्यादा है, यदि नाभिक में, है ना, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इसका कारण है इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण में वृद्धि। यदि नाभिक क्या है, इलेक्ट्रॉन को, है ना, कस करके बांधे हुए है, ठीक है ना, यानी कि वही है, यदि परमाणु छोटा है ना, तो उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बंधे रहते हैं। इससे क्या होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, और जो आयनन एंथैल्पी इसका मान क्या है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो चीज अपन पहले ही इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है आंतरिक कोशों का परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये अंदर के जो कोश है, ठीक है ना, उसमें एक आवरण बना लेते हैं। इससे क्या होता है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है, या जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उनका जो आकर्षण नाभिक के प्रति कम हो जाता है यदि परिरक्षण प्रभाव होता है तो, ठीक है ना। तो आंतरिक कोशों की संख्या जितनी अधिक होगी, आयरन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। यदि अंदर कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनका नाभिक के प्रति आकर्षण क्या है, कम हो जाता है। वो आकर्षण कम हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो, है ना, सिंपली तरीके से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आंतरिक कोशों का परिरक्षण प्रभाव, तो इसमें अपन लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, आंतरिक कोशों का, आंतरिक कोशों का, आंतरिक कोशों का परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। तो अपन ने परिरक्षण प्रभाव के बारे में पढ़ ही लिया है। इसके बाद है पूर्ण या अर्धपूर्ण उपकक्ष। पूर्ण या अर्धपूर्ण उपकक्ष, पूर्ण या अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण या, ठीक है ना, पूर्ण या अर्धपूर्ण उपकक्ष। यदि उपकक्ष क्या है, पूरे भरे हैं या फिर अधूरे हैं, उपकक्ष, ठीक है ना। यदि जो कोश है या जो कक्ष है वो क्या है, या तो पूरे भरे हैं या फिर कम भरे। पूर्ण रूप से यदि भरे हुए हैं जो उपकक्ष है, ठीक है ना, जैसे एस है, पी है, डी है, यदि ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, ठीक है ना, या मान के चलो आधे भरे हुए हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या कठिनाई से निकलते हैं वो, इसलिए इसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अपन ये समझ लेते हैं कि पूर्ण और अर्धपूर्ण उपकक्ष होते क्या हैं। जैसे मान के चलो मैं पी उपकक्ष बनाऊं, जैसे कि मैं पी उपकोश बनाऊं, तो इसमें 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। यदि पूर्ण भरा हुआ है तो कुछ इस तरीके से इसमें व्यवस्था होगी इलेक्ट्रॉनों की, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष है। ये क्या है, पूर्ण भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ
ये पूर्ण भरा हुआ वो कक्ष है। अपूर्ण की बात करें तो अपूर्ण कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि अर्धपूर्ण यानी कि आधा भरा हुआ। तो आधा भरा हुआ कक्ष इस तरीके का होगा जिसमें सभी कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये अर्धपूर्ण है या आधा भरा हुआ अर्धपूर्ण कक्षा, ठीक है। तो इसके जो कोष है वो आधे भरे हुए, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, स्थायित्व पकड़ लेते हैं, यानी कि इन अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षों जो भरे हुए हैं इनका जो स्थायित्व है वो बहुत ज्यादा होता है। इस तरीके से इस कारण इलेक्ट्रॉन को क्या है बहुत ही कठिनाई से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन को अपन को बाहर निकालना है तो इसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि इसमें अपन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसके बाद है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका लास्ट पॉइंट है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आयनन एंथैल्पी का मान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी डिपेंड करता है। जो आयनन एंथैल्पी है इसका जो है ना मान है, अब जैसे कि मान के चले बाहरी कोष है, यदि या तो अर्धपूर्ण भरे हुए हैं या फिर पूर्ण भरे हुए हैं, है ना, तो इस कंडीशन में आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत कठिनाई से बाहर निकालते हैं, इसलिए अपन को इसमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है ना। तो ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी है ना आयनन एंथैल्पी का मान है ना डिपेंड करता है। इसके बाद अपन थोड़ा आवर्त में और समूह में भी चर्चा कर लेते हैं। आवर्त में, ठीक है, इस तरीके से बाएं से दाएं की ओर जब अपन चलते हैं, ठीक है ना, तो जो आयनन एंथैल्पी है, ठीक है, इसका मान क्या है बढ़ता जाता है। या जो आयनन है ना इसकी एंथैल्पी है बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जैसे ही अपन आते जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बढ़ती जाती है। और लास्ट में जो 18वें समूह में है उसमें पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे ही इसमें अपन बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, है ना, तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो कक्ष होते हैं वो भरने लगते हैं, ठीक है ना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है ना। तो बाएं से दाएं जाने पर है ना जो आयनन एंथैल्पी है उसमें मान बढ़ता जाता है। और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं अपन, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते उतने ही रहते हैं, लेकिन इसमें सेलों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सेल उतने ही रहते जितने हैं, है ना, तो सेलों की संख्या नहीं बढ़ती। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे क्या है बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता जाता है, जिससे क्या है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कि कम ऊर्जा देने पर ही है ना ये इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, है ना। तो समूह में ऊपर से जैसे अपन नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने आज आयनन एंथैल्पी के जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अगले जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है ना, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक की इस क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।